बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो है वो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। लंग के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के कैंसर हो सकते हैं। एक, अगर लंग के अंदर जो ब्रोंकाई है, ये जो लंग के अंदर ब्रोंकाई है, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, और ये लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई आए हुए हैं, ये जो ब्रोंकाई हैं फिर आगे इनकी मजीद ब्रांचेस होती हैं। तो इस एक ब्रोंकाई को अगर हम माइक्रोस्कोप पे बड़ा करके देखें तो हमें पता है कि ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर ये जो सेल्स मौजूद हैं, ये कौन से सेल्स हैं? ये एपिथेलियल सेल्स हैं। तो इन एपिथेलियल सेल्स को, ये जो ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर मौजूद होते हैं, यानी यहाँ पे इनके अंदर अगर ये सेल्स अगर कैंसरस हो जाएं तो हम क्या कहते हैं कि इस बंदे को क्या हो गया है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो गया है। यानी ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये अगर कैंसरस हो जाएं। अब लंग्स के अंदर दो तरह के कैंसर होते हैं। लेट सपोज ये लंग्स हैं, और ये लंग्स के अंदर लेट सपोज ब्रोंकाई आए हुए हैं, ठीक है। तो एक कैंसर तो ये है कि ये ब्रोंकाई के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है, जो अभी मैंने आपको समझाया, यानी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, एक तो ये कार्सिनोमा हो सकता है। दूसरा, हमने पढ़ा है कि लंग के इर्द गिर्द प्लूरा मौजूद होते हैं। ये विसरल प्लूरा है और ये पेराइटल प्लूरा है। ये प्लूरा जो है ये किस सेल से बने हुए होते हैं? मेसोथेलियल सेल से बने हुए होते हैं। तो ये जो मेसोथेलियल सेल्स हैं, इन मेसोथेलियल सेल्स के अंदर अगर कैंसर हो जाए, यानी लेट सपोज अगर मैं इनको यहाँ पे ड्रा करूं, लेट सपोज ये मेसोथेलियल सेल्स हैं, तो अगर ये कैंसरस हो जाए तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? मीजोथीलियोमा। तो हमें ये पता चला कि लंग्स के अंदर दो तरह के कैंसर हो सकते हैं। एक कौन सा है आपके पास? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। और दूसरा क्या है? मीजोथीलियोमा। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कहाँ का कैंसर है? इट इज द malignant ट्यूमर ऑफ epithelial cells that line the bronchi of the lung। यानी ब्रोंकाई, जो लंग्स के ब्रोंकाई हैं, इनको जिन सेल्स ने लाइन किया हुआ है अंदर से, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, अगर इनके अंदर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसर बन जाए तो हम कहते हैं कि ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है। लंग के अंदर जो टोटल कैंसर हैं उनमें 95% ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होते हैं, और द रेस्ट ऑफ द 5% आर मीजोथेलियोमा। मीजोथेलियोमा क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया कि लंग के इर्द गिर्द प्लूरा की जो लेयर्स हैं, उनके अंदर जो मीजोथेलियल सेल्स हैं वो अगर कैंसरस हो जाए तो मीजोथेलियोमा। अब ये जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? जाहिर है हर बंदे को तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा नहीं होता ना। तो रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर बेसिकली स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उसके बाद पल्मोनरी फाइब्रोसिस हैं, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। बेसिकली ये सारे भी जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, ये करते क्या हैं? ये लंग्स के एपिथेलियल सेल, लंग के ब्रोंकाई के अंदर ये जो एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, इन एपिथेलियल सेल्स में क्या कर देते हैं? म्यूटेट। म्यूटेशन कर देते हैं। लेट सपोज ये एपिथेलियल सेल है ना, ये, अब इस एक एपिथेलियल सेल को मैंने माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखा तो मुझे पता चला कि इस एपिथेलियल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? डीएनए। डीएनए मौजूद है। डीएनए। तो अगर मैं इस डीएनए को माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखूं तो डीएनए के अंदर जीन्स का एक सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या है? यहाँ पे जो सीक्वेंस है, लेट सपोज वो है AGTC। तो अगर जो बंदा सिगरेट स्मोकिंग करता है, या जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, या जो कोई बंदा इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक्सपोज होता है, इन लोगों में होता क्या है? ये जो ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं, इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं, उस उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। यानी लेट सपोज यहाँ पे जीन की सीक्वेंस क्या थी? AGTC। अब जब म्यूटेशन हो गई तो ये क्या हो गया? ATCG हो गया। यानी जो जीन्स की सीक्वेंस थी वो डिस्टर्ब हो गई, और जीन्स की सीक्वेंस जब डिस्टर्ब हो जाए तो हम कहते हैं कि ये म्यूटेशन हो गया। और अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिर म्यूटेशन से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तो ये आपके पास जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, ये कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर मौजूद एपिथेलियल सेल्स के डीएनए के अंदर जीन्स की क्या करती हैं?
म्यूटेशन। म्यूटेशन करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्मोकिंग को देखें, स्मोकिंग एक मेन रिस्क फैक्टर है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का। ये डोज डिपेंडेंट है, यानी जितनी ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग किसी बंदे ने की होगी उतना ज्यादा रिस्क ज्यादा होगा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का। सिगरेट स्मोक के अंदर 60 से ज्यादा कार्सिनोजिन्स मौजूद होते हैं। कार्सिनोजिन्स मीन वो चीज जो कैंसर करवा सकती है, जो म्यूटेशन करवा सकती है। तो सिगरेट स्मोक के अंदर 60 से ज्यादा कार्सिनोजिन मौजूद होती हैं, जिसमें खासूसी तौर पर इम्पोर्टेंट दो हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्सेनिक और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और आर्सेनिक, ये दो जो है, ये जो सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद 60 कार्सिनोजिन्स हैं, इसमें ये दो पार्टिकुलरली म्यूटाजेनिक है, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा म्यूटेशंस करवाती हैं। हमारे पास जो लंग कैंसर के पेशेंट डायग्नोज होते हैं, लंग कैंसर जिनको होता है, तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमें 80% ऑफ द लंग कैंसर के पेशेंट में हिस्ट्री होती है हेवी स्मोकिंग की। कितनी स्मोकिंग की? तकरीबन 20 पैक ईयर्स या इससे ज्यादा की स्मोकिंग। पैक ईयर आप कैसे कैलकुलेट करते हो? पैक ईयर ऑफ स्मोकिंग के लिए ये फार्मूला है कि पैक ईयर ऑफ स्मोकिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीक इन वन डे। नंबर ऑफ पैक्स इन वन डे। नंबर ऑफ पैक्स का क्या मतलब? सिगरेट का पूरा डब्बा एक पैक कहलाता है। तो नंबर ऑफ पैक इन वन डे यानी सिगरेट के कितने डब्बे एक दिन में पिए हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्मोकिंग, कि कितने अरसे के लिए इसने स्मोकिंग किया। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो पूरे दिन में एक डब्बा पीता है सिगरेट का, तो नंबर ऑफ पैक इन वन डे कितना हो गया? वन। वन एक वन। डब्बा है ना, तो नंबर ऑफ पैक वन हो गया, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। लेट्स सपोज अगर 20 साल के लिए पी रहा है, तो ये पैक ईयर इसका कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाइड बाई वन, 20। तो ये 20 पैक ईयर स्मोकिंग हो गया। तो जो लोग दिन में एक डब्बा पीते हैं एक साल 20 सालों के लिए, या दिन में आधा डब्बा पीते हैं लेकिन 40 साल के लिए इन्होंने पिया होता है, यानी अगर मैं नंबर ऑफ पैक इन वन डे आधा डब्बा पी रहा है तो आधा डब्बा 0.5 कहलाएगा ना, यस सर। नंबर ऑफ पैक, आधा पैक। और अगर ये 40 साल के लिए पिया है तो नंबर ऑफ ईयर्स 40, तो ये भी 20 आता है ना। तो यस पैक सर। ईयर जिसकी 20 या इससे ज्यादा हो उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है कैंसर का। पैक ईयर 20 कब आती है? कि या तो किसी बंदे ने पूरा डब्बा 20 साल पिया हो या आधा डब्बा 40 साल पिया हो, तो इनका पैक ईयर 20 आता है। बहरहाल सिगरेट स्मोकिंग जो है ये बहुत ज्यादा और मेन रिस्क फैक्टर है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का। जो सेकंड हैंड स्मोकिंग है ये भी रिस्क इंक्रीज करती है। सेकंड हैंड स्मोकिंग किसे कहते हैं? कि आप नहीं पी रहे लेकिन आप जिनके साथ बैठे हुए हैं वो पी रहे हैं और उनका जो धुआं है वो आपकी नाक के अंदर जा रहा है, तो ये सेकंड हैंड स्मोकिंग है। ये स्मोकिंग हो गया मेन रिस्क फैक्टर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के डिवेलप होने का। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए। मिसाल के तौर पर यूरेनियम, ये मुख्तलिफ कारखानों में यूज होता है। एस्बेस्टॉस यूज होता है, आर्सेनिक यूज होता है, रेडान यूज होता है। तो जो लोग इन कारखानों में काम करते हैं, इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों को भी इन वेस्ट्स का, इन टॉक्सिक मटेरियल के एक्सपोज होने का खतरा ज्यादा होता है। हमारे पास एक सीक्वेंस होता है रेडान यूरेनियम सीक्वेंस। देखो नॉर्मली जो रेडान है, रेडान ये यूरेनियम से जेनरेट होती है। रेडान कहाँ से जनरेट होती है? यूरेनियम से। यूरेनियम नॉर्मली कहाँ पे मौजूद होता है? सॉइल में मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सॉइल है, सॉइल है, इसके अंदर यूरेनियम जनरेट होता है। और चूंकि ये यूरेनियम गैस की शक्ल में ऊपर फिजा में चला जाता है, और हम तो जमीन पे रह रहे हैं ना, लेट सपोज ये हम रह रहे हैं, तो ये हमारे अंदर नहीं आता, ये फिजा में चला जाता है, इसलिए ये नॉर्मली खतरनाक नहीं होता। लेकिन अगर कोई बंदा बेसमेंट के अंदर, लेट सपोज ये एक बेसमेंट है, एक बेसमेंट है ना, तो अब बेसमेंट में भी तो सॉइल है, ये नीचे जो है ये सॉइल है ना, तो यहाँ से यूरेनियम निकलेगा, यूरेनियम निकलेगा, और ये यूरेनियम ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या ये यूरेनियम ऊपर जा सकता है? नहीं जा नहीं रहा जा सर। सकता, क्योंकि ये बंदा या किसी केव, किसी गार में है, या किसी बेसमेंट में है जिसकी ऊपर छत है, तो वो छत इस यूरेनियम को जो है ऊपर नहीं जाने दे रही। तो ये यूरेनियम इधर रुक जाती हैं और ये कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू रेडान। अब इस बेसमेंट के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके नाक के अंदर, इनके लंग्स के अंदर ये रेडान जाएगी ना,
तो जो लोग केव्स के अंदर काम करते हैं, गारों के अंदर रहते हैं, बेसमेंट्स के अंदर ज्यादातर रहते हैं, तो उनमें रिस्क का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। तो ये रेडान यूरेनियम सीक्वेंस कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि रेडान इज जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द यूरेनियम, यानी यूरेनियम से रेडान बनता है। देखो ना यहाँ पे, यूरेनियम से क्या बना, रेडान बना। यूरेनियम कहाँ पे मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। तो नॉर्मली क्या होता है, यूरेनियम गोज अप इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इट डज नॉट कॉज प्रॉब्लम्स। लेकिन however, लेकिन if it accumulates in closed spaces such as basements and mines and caves, तो वहां पे क्या होता है, चूंकि जमा हो जाता है, accumulate हो जाता है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस कॉल्ड रेडान इज जनरेटेड। कलरलेस यानी ये न नजर आता है, इसका कोई कलर तो होता नहीं है। ऑर्डरलेस यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो ये लंग्स के अंदर जा रहा होता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता, क्योंकि न इसकी स्मेल है, न इसका कलर है कि आपको नजर आ जाए, न स्मेल है कि आपको महसूस हो जाए। तो ये यूरेनियम रेडान में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, और वो फिर लंग कैंसर का रिस्क इंक्रीज करता है। क्लियर हो गई ये बात। यस सर। इसके अलावा एस्बेस्टास के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज थी, एस्बेस्टास पुरानी बिल्डिंगों के अंदर यूज होता था एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि ये हीट को और कोल्ड को जो है वो नहीं जाने देता। इंसुलेशन इंसुलेटर है बहुत अच्छा। तो शिप इंडस्ट्री में ये यूज होता है, पुरानी जमाने की जो बिल्डिंगें थी उनमें भी ये यूज होता है। तो उन कारखानों में जो लोग काम करते हैं उनको भी रिस्क होता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का। अच्छा, स्मोकिंग हो गया एज ए रिस्क फैक्टर, हमने पढ़ लिया। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। अब पल्मोनरी फाइब्रोसिस, किसी बंदे को लंग के अंदर, लेट सपोज ये किसी बंदे का लंग्स है, और इस लंग्स के अंदर अपर लोब के अंदर ये क्या हुई है, फाइब्रोसिस हुई है। तो इस बंदे में भी रिस्क है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के डेवलप होने का। फाइब्रोसिस किस वजह से हुई है, किसी भी वजह से हुई हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई हो, चाहे वो ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से हुई हो, किसी भी वजह से अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस ड्यू टू एनी काज, इट कैन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी बंदे के खानदान में ये कैंसर मौजूद हो, दादा में, परदादा में, नाना में, तो खानदान में मतलब जीन्स में भी ये कैंसर जो है वो जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात। ये थे यस इसके सर। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर। अब प्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है, ये पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, यानी जब ये क्लिनिक में अलामात के साथ आता है तो इसकी अलामात जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं। यानी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की कोई खास अलामत नहीं है कि वो सिर्फ इसमें हो बाकी बीमारियों में ना हो। तो इसलिए नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे वेट लॉस, बंदा आगे कहेगा कि मेरा वजन कम हो रहा है। अब वजन कम होना तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है ना, क्योंकि वजन तो बाकी बीमारियों में जैसे टीबी में भी कम होता है, ब्लड कैंसर में भी कम होता है, ठीक है, और बीमारियों में भी कम होता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया। लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी मरीज कहेगा कि मुझे भूख नहीं लग रही, एपिटाइट भूख कहते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट मीन भूख का ना लगना। मरीज को कफ होगी, कांसी होगी, हीमोप्टाइसिस हो सकती है, यानी बलगम के साथ कांसी के साथ खून आ सकता है, इसको हीमोप्टाइसिस कहते हैं। ये क्यों आएगा, मैंने आप लोगों को समझाया था। लेट सपोज, लेट सपोज क्या है, लेट सपोज ये यहाँ पे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डेवलप हो गया है। अब यहाँ पे बिल्कुल इसके ब्रोंकाई के साथ क्या जा रही है, ब्लड वेसल जा ब्लड रहा है। वेसल। अब लेट सपोज ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बड़ा हो रहा है, 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 तो ये पंक्चर करेगा ना ब्लड वेसल को। यस सर, हेमरेज हो जाएगी सर। हाँ, तो ये यहाँ से जो ब्लड है, ब्लड वेसल से जो ब्लड है ये निकल के इस बंदे के खांसी में आ सकता है। तो इसको कहते हैं हम हीमोप्टाइसिस। तो हीमोप्टाइसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को बताई, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन भी इसी में, यहाँ पे देखो ना, यस लेट सर। सपोज ये जो यहाँ पे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डेवलप हुआ है, लेट सपोज पहले ये इस तरह था, पहले ये किस तरह था, इस तरह था, ये एक नॉर्मल ईयरवे थी, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब इस तरह हो गया है कि इसकी दीवारों के अंदर क्या डेवलप हो गया है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो जब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डेवलप हो गया है, अब ये ग्रो करेगा, 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 करेगा। अब ब्रोंकाई का लुमेन तंग हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है ना। तो हुआ है अब सर।
लंग लुमेन के अंदर जब ईयर गुजरेगी तो इससे एक आवाज पैदा होगी, जिसको हम वीज कहते हैं। तो वीजिंग होगी इस बंदे को ड्यू टू ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। आप स्टेथोस्कोप लगा के चेस्ट को सुनोगे तो आपको वीजिंग वाली आवाज सुनाई देगी ड्यू टू ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुई, समझ आई है ना? यस सर। अच्छा, अब ये क्लिनिकली इन अलामात के साथ लेट्स सपोज पेशेंट प्रेजेंट हुआ, आपने एक्सरे करवाया, तो हो सकता है कि एक्सरे पे नमूनिया की तरह का एक कॉइन लीजन, कॉइन पैच आ जाए, कॉइन सिक्के की तरह। ये निमोनिक, क्योंकि नमूनिया में अगर आप लोगों को याद हो, मैं आप लोगों को लोबार नमूनिया नमूनिया। दिखाता। लोबार नमूनिया। नमूनिया में जैसे लोबार नमूनिया था, देखो ये लोबार नमूनिया है, ठीक है? तो लोबार नमूनिया में भी इसी तरह था ना, लोबार नमूनिया में भी लंग के अंदर इस तरह का एक व्हाइट पैच आ गया था, यस सर। ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास जो पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है, वो क्या, निमोनिक पैच, नमूनिया की तरह का पैच, जो कि कोइन की तरह हो सकता है, गोल निमोनिक कोइन लीजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है? यस सर। तो निमोनिक कोइन लीजन ऑन द चेस्ट एक्सरे, या अगर सीटी स्कैन करवाते हो तो सीटी स्कैन में आपको नोड्यूल, तो ये भी नोड्यूल है, नोड्यूल गोल 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 होता है ना, तो नोड्यूल या रिंग रिंग लाइक लीजन या कॉइन लीजन, ठीक है? अब ये तो चेस्ट एक्सरे पे इस तरह का प्रेजेंटेशन हो सकती है। अब लंग कैंसर दो तरह का है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। क्या ये लंग कैंसर, इस लंग के अंदर जो ब्रोंकाई थे, क्या ये लंग कैंसर ब्रोंकाई के अंदर जेनरेट हुआ है? लंग कैंसर अगर ब्रोंकाई के अंदर जेनरेट हुआ, यानी लंग के अपने टिश्यू में ये कैंसर हुआ है, तो इसको हम कौन सा कैंसर कहते हैं? प्राइमरी। 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 लेकिन अगर ये लंग कैंसर किसी दूसरे ऑर्गन से मेटास्टेसाइज होके फैल का है, मिसाल के तौर पर इस बंदे को ये लेट सपोज किडनी है, तो लेट सपोज किडनी में यहाँ पे कैंसर था, यानी आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा, किडनी के अंदर कैंसर था, और ये कैंसर ब्लड के जरिए से स्प्रेड होके कहाँ आ गया? लंग्स में आ गया। तो अब इस कैंसर को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी लंग कैंसर। कंट्री। तो लंग के अंदर जो कैंसर है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, अगर ये लंग के अपने टिश्यू का कैंसर हो, किसी और जगह से ना आया हो, और ये सेकेंडरी भी हो सकता है अगर ये किसी और जगह से आया हो। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। यस तो सर, ये क्लियर बात है हो यहाँ पे गया। कि लंग कैंसर कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से हैं? जो कि लंग के अपने टिश्यू के अंदर एराइज हो जाए, कैंसर टिश्यू एराइजिंग फ्रॉम द लंग टिश्यू इटसेल्फ, और ये लेस कॉमन है एज कंपेयर टू सेकेंडरी लंग कैंसर। यानी लंग के अंदर लीजन आपको नजर आएंगे और आप जब पता चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो किसी और जगह से फैल के आया है, लंग का अपना कैंसर नहीं है, यानी ये मेटास्टेसाइज्ड कैंसर है फ्रॉम अदर ऑर्गन। तो जो सेकेंडरी हैं दे आर मेटास्टेसाइज्ड फ्रॉम अदर ऑर्गन, यानी किसी दूसरे ऑर्गन से, जैसे किडनी, जैसे प्रोस्टेट वगैरह से, जैसे ब्रेस्ट हो गया, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसाइज होकर लंग्स में आ सकता है, कोलोन वाला आ सकता है, प्रोस्टेट वाला, ब्लैडर वाला, तो ये निमोनिक है, BCPB, और ये मोर कॉमन है, और ये यूजुअली मल्टीपल लीजन होते हैं, इस तरह मल्टीपल लीजन होते हैं। जबकि जो लंग का अपना कैंसर होता है यूजुअली वो क्या होता है? एक लीजन होता है, सिंगल लीजन। जो मेटास्टेसाइज होके आते पानी। हैं, जो सेकेंडरी हैं, वो क्या होते हैं? यूजुअली मल्टीपल लीजन होते हैं, मल्टीपल पैचेस होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अब ये जो प्राइमरी लंग कैंसर है, यानी लंग का जो अपना कैंसर है, ये यहां से फैल के दूसरे ऑर्गन्स में जा सकता है। ये यहां से मेटास्टेसाइज होके दूसरे ऑर्गन, जिस तरह दूसरे ऑर्गन्स के कैंसर मेटास्टेसाइज होके लंग्स में आए थे ना, जिसको हमने सेकेंडरी यस लंग सर। कैंसर कहा था, इसी तरह जो प्राइमरी लंग कैंसर है, जो लंग का अपना कैंसर, ये भी मेटास्टेसाइज होके दूसरे ऑर्गन्स में जा सकता है। कौन से ऑर्गन्स में जा सकता है? एड्रीनल ग्लैंड में अरे जा सकता है, ग्लैंड। ब्रेन में ब्रेन। जा सकता है, बोन में जा सकता है, लीवर में जा सकता है। तो अगर वो आपको केस थे कि एक पेशेंट है जो कि लंग कैंसर का पेशेंट है, और अब उसको फिट्स हो रहे हैं, सीजर्स हो रहे हैं, झटके पड़ रहे हैं, तो क्या मतलब, क्या चांस हो सकता है कि इस बंदे का लंग कैंसर मेटास्टेसाइज होके उसके ब्रेन में चला गया, इसलिए इसको फिट्स हो रहे हैं, सीजर्स प्राइमरी। हो रहे हैं। प्राइमरी लंग ठीक है कैंसर कि हुआ। प्राइमरी लंग कैंसर मेटास्टेसाइज हो गया है, फैल गया है, और किधर चला गया है?
ब्रेन में, ब्रेन में। इसलिए इस बंदे को फिट्स हो रहे हैं। या अगर कहे कि एक बंदा है, उसको लंग कैंसर है, प्राइमरी लंग कैंसर है, और उसको बार बार बोन फ्रैक्चर हो रहे हैं, तो क्या मतलब कि जो प्राइमरी लंग कैंसर था वो मेटास्टेसाइज होके कहाँ चला गया है? बोन। बोन में। इसलिए बोन कमजोर हो गई है और बोन इजीली फ्रैक्चर हो रही हैं, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर हो रहे हैं। या अगर वो ये केस दे कि एक बंदा है, उसको लंग कैंसर था और अब उसको जॉन्डिस हो गया, उसका स्किन कलर येलो हो गया है, लीवर उसका बड़ा हो गया, यानी हेपेटोमेगेली हो गई है, जॉन्डिस हो गया, यानी जिसको हम यरकान कहते हैं। तो इसका क्या मतलब कि ये जो प्राइमरी लंग कैंसर था ये मेटास्टेसाइज होकर कहाँ चला गया है? लीवर। लीवर में। तो ये आपके पास ये मेन कंसेप्ट था। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह पे और बाकी चीजों पे हम अफ्तारी के बाद बात करेंगे, ठीक है? रहमान रहीम। अच्छा, तो फॉर इंस्टेंस एक पेशेंट आपके पास आता है और वो आप उसका चेस्ट एक्सरे करवाते हो, और चेस्ट एक्सरे में जो है वो कोइन लीजन आता है, नमूनिया की तरह का, यानी निमोनिक कोइन लीजन आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस बंदे को अब कैंसर है? नहीं। इसके लिए अब आपने मजीद करना क्या है, यानी अगर कोई सॉलिटरी नोड्यूल चेस्ट एक्सरे पे नजर आ जाए, यानी ए- एक कोइन लीजन, एक कोइन लीजन जिसको हम सॉलिटरी नोड्यूल भी कह सकते हैं। सॉलिटरी मीन अकेला, सॉलिटरी नोड्यूल या एक कोइन लीजन आपको नजर आ जाए चेस्ट एक्सरे पे, तो अब आप इस पेशेंट को कहोगे कि आपके पास पुराने चेस्ट एक्सरे हैं या नहीं है, यानी आपने प्रीवियस चेस्ट एक्सरे का पूछना है, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 5 महीने पहले कोई चेस्ट एक्सरे हुआ था? अगर हुआ था तो वो लेके आओ। तो जब वो लेके आएगा तो आपने देखना है कि पिछले एक्सरेज में वो लीजन या वो सॉलिटरी नोड्यूल मौजूद है या नहीं है। अगर तो पिछले एक्सरेज में भी मौजूद था और इतना ही था, या पिछले एक्सरे में मौजूद नहीं था, यानी अगर लेट सपोज पिछले, ये पिछला एक्सरे है उसका 5 महीने पहले वाला, ये इधर एक नोड्यूल है, और ये अभी फ्रेश, अभी आपने फ्रेश एक्सरे करवाया, तो फ्रेश एक्सरे में लेट सपोज ये लंग है और ये नोड्यूल है, तो ये तकरीबन उतना ही है ना। यस सर, बिनाइन होगा। यस सर। ये 5 बैक वाला 5 मंथ बैक या 6, इसका मतलब ये कोई कैंसरस लीजन नहीं है, ये कोई कैंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये कैंसर होता तो इसको ग्रो कर जाना चाहिए था, इसको बड़ा हो जाना चाहिए। और अब एक दूसरा बंदा आपके पास आता है और उसके फ्रेश एक्सरे आप करवाते हो, तो फ्रेश एक्सरे में ये कॉइन लीजन मौजूद है, ठीक है? अब आप इसको कहते हो कि भाई आप अपना 5 महीने या 6 महीने जितना भी आपके पास पुराना एक्सरे है वो लेके आओ, तो उसमें जो है वो बिल्कुल लीजन है। चुकता है बाहर होगा उसका, बाहर हो गया उससे जाके चला गया। अच्छा, तो यानी 5 मंथ्स पहले बिल्कुल नहीं था, और अभी आपने जो फ्रेश एक्सरे करवाया है उसमें इतना बड़ा कोइन लीजन है या सॉलिटरी नोड्यूल है, तो ये कैंसरस हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि 5 मंथ पहले था तो सही लेकिन छोटा सा था, और अब फ्रेश एक्सरे में क्या है, इतना बड़ा है। तो इन दो केसेस में आपने क्या करना है, फर्दर टेस्ट करने हैं, क्योंकि इट कुड बी कैंसरस। जबकि वो जो ऊपर वाला एक्सरे है इसमें क्या है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, क्या है मोस्ट बिनाइन। प्रोबेबली? बिनाइन। यानी ना बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इस पैराग्राफ में, कि अगर सॉलिटरी नोड्यूल हैं चेस्ट एक्सरे पे तो आपने करना क्या है कि प्रीवियस चेस्ट एक्सरे देखनी है, और अगर प्रीवियस चेस्ट एक्सरे में भी मौजूद हो और उतना ही हो या थोड़ा सा बड़ा हुआ हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये बेनाइन लीजन है। मिसाल के तौर पर बेनाइन लीजन की एग्जांपल्स क्या है, जैसे ग्रेनुलोमा, ये एक बेनाइन लीजन है, टीबी के पेशेंट्स में होती है, और भी कई सारे डिजीजेस में होती हैं, लेकिन जो वहां पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टीबी। इसके अलावा हेमार्टोमा, ये भी एक बेनाइन ट्यूमर है। तो हेमार्टोमा और ग्रेनुलोमा ये क्या है, बेनाइन लीजन है।
तो हम जरा देख लेते हैं कि ग्रेनुलोमा और हेमाटोमा किसे कहते हैं। लेट्स सपोज ये ग्रेनुलोमा है। तो ग्रेनुलोमा क्या है? कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एट द साइट ऑफ इंफेक्शन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मिसाल के तौर पर ये एक बंदे का लंग है और एक बंदे को यहाँ पे टीबी के जरासीम आ गए, तो टीबी का जरासीम, टीबी का इन्फेक्शन तो लंबे अरसे के लिए होता है ना, यस सर, लंबे अरसे। क्रॉनिक होता है। तो इसके इर्द गिर्द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी लंबे अरसे तक चल रहा होता है। तो यहाँ पे जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलता है, तो इस एरिया में इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या हो जाते हैं? आके एक दीवार बना लेते हैं और इस दीवार से एक मास किस्म का, एक नोड्यूल किस्म का मास बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोमा। समझ आई है या नहीं आई? आइए सर। अब देखो, अगर ग्रेनुलोमा को हम पढ़ें, ग्रेनुलोमा क्या है? इट इज ए फोकल कलेक्शन यानी लोकल कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एट द साइट ऑफ इंफेक्शन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जांपल इन टीबी। इसमें होता क्या है? कौन सी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं? मुख्तलिफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जैसे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम क्या है? एपिथेलियोइड सेल्स। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को एपिथेलियोइड सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, इसके अलावा लैंगरहैंस जायंट सेल्स भी होते हैं। तो अगर ये आप देखो, ये देखो लिम्फोसाइट्स भी हैं, एपिथेलियोइड सेल्स भी हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल भी हैं, जिनको हम लैंगरहैंस जायंट सेल्स कहते हैं। तो इनसे ये जो एक मास किस्म का, दीवार किस्म का वो बनता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रेनुलोमा। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि टीबी का ये जो जरासीम है, ये इधर क्या हो जाए? वाल्ड ऑफ हो जाए, यानी ये इस जगह से, इस एरिया से बाकी एरियाज में ना जाए, घेर लेना, महदूद कर लेना। तो जो ग्रेनुलोमा बनता है, इसका मकसद क्या होता है? टू वॉल ऑफ द इन्फेक्शन। जो टीबी के जरासीम आए हुए हैं ना, और उन्होंने इन्फेक्शन कराया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि ये टीबी के जरासीम इधर 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 हर जगह फैल जाएं। इस फैलने से बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द जो वाल बनी हुई है, इस वाल को क्या कहते हैं? ग्रेनुलोमा। समझ आइए? यस सर। तो ये जो आप, ये मैं आपको समझा रहा था कि ये बेनाइन मोस्ट प्रोबेबली बेनाइन, पुराने एक्सरेज में भी मौजूद था, फ्रेश एक्सरे में भी हो सकता है, जैसे ग्रेनुलोमा या जैसे हेमार्टोमा। अब हेमार्टोमा क्या है? ये भी एक बेनाइन ग्रोथ है। देखो नॉर्मली ये लेट सपोज लंग है ना, ठीक है? तो लंग के अंदर यहाँ पे टिश्यूज जो हैं वो एबनॉर्मली जमा हो जाएं, एबनॉर्मली यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जमा हो जाएं। मिसाल के तौर पर कार्टिलेज के टिश्यू यहाँ पे जमा हो जाएं, लंग के टिश्यू यहाँ पे जमा हो जाएं, लेकिन तरतीब से ना हो, बल्कि डिसऑर्गेनाइज्ड हो, यानी बगैर किसी तरतीब के, बेतरतीब। बेतरतीब तरीके से जब सेल्स और टिश्यूज किसी जगह में जमा हो जाएं, तो उससे जो वो मास बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? हेमाटोमा। हेमार्टोमा। ये भी एक बेनाइन है, यानी नॉन कैंसरस चीज है। तो ए बेनाइन यानी नॉट कैंसरस ग्रोथ मेड अप ऑफ एबनॉर्मल मिक्सचर ऑफ सेल्स। अब ये जो सेल्स है ना, मुख्तलिफ डिसऑर्गेनाइज तरीके से जो ये जमा है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, जैसे कार्टिलेज के सेल्स भी होते हैं, लंग के सेल्स भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स भी होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, लेकिन तरतीब से अरेंज नहीं है, बल्कि डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इस इनके डिसऑर्गेनाइज्ड जमा होने की वजह से यहाँ पे एक मास बन जाता है, जिसको हम हेमाटोमा कहते हैं। ये भी एक बेनाइन मास है। तो ये बेनाइन भी हो सकते हैं। ये जो सॉलिटरी नोड्यूल, बात यहाँ से शुरू हुई थी कि ये जो सॉलिटरी नोड्यूल है, ये ये बेनाइन भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। इसका अंदाजा आपको कैसे चलेगा? आपने प्रीवियस एक्सरेज मंगवानी है। अगर प्रीवियस एक्सरेज में भी ये था और इतना ही था जितना अभी एक्सरे में है, तो इसका मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली क्या बिनाइन। है? बेनाइन लीजन है, जैसे हेमार्टोमा या ग्रेनुलोमा। और अगर ये नया है या ये पहले से की निस्बत बड़ा हो गया है बहुत,
मोस्ट प्रोबेबली क्या है, ये कैंसरस है, कार्सिनोमा। यानी पहले इतना था और अब इतना हो गया, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कैंसरस है, इसके लिए आपने मजीद टेस्ट करवाने। बहरहाल यहाँ तक इसकी समझ आ गई आप लोगों को, हमने पहले भी यस पढ़ा सर। था। अब लंग कैंसर की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो एक एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है बल्कि स्फीयर ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। इस स्फीयर से आपने निमोनिक याद रखना है कि एस से क्या है, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, पी से क्या है, पेनकॉस ट्यूमर, एच से है हॉर्नर सिंड्रोम, ई से एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज, आर से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेशन और ई से इफ्यूजन। तो एस पी एच ई आर ई। सबसे पहले एस है, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि लेट सपोज ये लेट सपोज क्या है, ये लंग्स है, ठीक है, ये दो लंग्स है, और यहाँ पे दरमियान में क्या मौजूद होता है, हार्ट, हार्ट मौजूद होता है ना। यस सर। एक मिनट, यहाँ पे दरमियान में हार्ट मौजूद है। अब हार्ट के जो राइट एट्रियम है, इसके अंदर वेना केवा आए हुए होते हैं ना, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। तो ये ऊपर से क्या आया हुआ है, सुपीरियर वेना केवा, और ये नीचे से क्या आया हुआ होता है, इंफीरियर। इंफीरियर वेना केवा। लेट मी ड्रा इट अगेन, ये नीचे से क्या आया हुआ होता है, इंफीरियर वेना केवा। इस तरह होता है ना। तो आप देखो, यस सर। लेट सपोज किसी बंदे के लंग्स के अंदर कैंसर हो गया, लेट सपोज ये यहाँ पे कैंसर हो गया, अब ये कैंसर ग्रो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो ये ऊपर क्या है, सुपीरियर वेना केवा है ना। तो ये यस। सुपीरियर वेना केवा को कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा, ये सर करेंगे। करेगा। तो जब सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो सुपीरियर वेना केवा के जरिए से जो ब्लड नीचे आता था, क्या वो आ सकेगा, सर नो सर। नहीं आ सकेगा। तो इसकी वजह से कुछ जो मसले मसाइल होंगे, इसको हम कहते हैं कि सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। वो मसले मसाइल क्या होते हैं, इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि देखो, लंग कैंसर की वजह से ये एक कॉम्प्लिकेशन हो गई कि सुपीरियर वेना केवा भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। इज दैट क्लियर। यस सर। यस। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखो, हमें पता है कि हमारे यहाँ से जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस के वो निकलते हैं, मुख्तलिफ नर्व्स निकलते हैं, ठीक है, और ये नर्व्स जो हैं ये हमारे हाथों को, ये हमारे जो हाथ हैं, हाथों को जो नर्व की सप्लाई होती है, ये किसके जरिए से होती हैं, यहाँ पे एक नर्व्स का एक जमघटा है, इसको हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। तो अब देखो, अगर किसी बंदे के लंग्स के अंदर यहाँ पे कैंसर हो जाए, तो वो इस ब्रेकियल प्लेक्सिस को कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा। करेंगे सर। तो इसकी वजह से जो मसला होगा, इसको हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, ये समझ आ गई। यस सर। पी से है पेनकॉस ट्यूमर, ये जो लंग्स के एपेक्स, ये जो लंग का ऊपर, ये लंग्स है ना, तो लंग्स के ऊपर वाले एरिया में एपेक्स में जो ट्यूमर होते हैं, उन ट्यूमर को हम कौन से ट्यूमर कहते हैं, पेनकॉस्ट। पेनकॉस ट्यूमर। इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। तो पी से पेनकॉस ट्यूमर हो गए। एच से हार्नर सिंड्रोम, हार्नर सिंड्रोम क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे आगे जाके। ई से है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या होंगी, क्योंकि ये जो कैंसरस टिश्यू है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज कर सकता है, जैसे ACTH हो गया, एडीएच। जैसे ADH हो गया, ठीक है, जैसे पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड हो गया। ये सारे हार्मोन्स हैं। तो ये हार्मोन्स जब रिलीज होंगे, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, कि होगा सर। नॉर्मली जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं वहां से तो हो रहे हैं, अब एबनॉर्मल जगह से भी रिलीज हो रहे हैं, कैंसरस टिश्यू से रिलीज हो रहे हैं, और कैंसरस टिश्यू तो बहुत ज्यादा होते हैं, ये तो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं, तो इसलिए ये हार्मोन भी बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो एंडोक्राइन प्रॉब्लम में मसले मसाइल होंगे या नहीं होंगे, होंगे। यस सर। तो ई से इसको हम कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो ये एंडोक्राइन हो गया ई से। आर से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेशन, ये मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था कि फॉर इंस्टेंस ये आपका हार्ट है ना, ये आपका हार्ट है,
ठीक है, और ये आपके लेट सपोज एआर्टा है, ठीक है, और ये यहाँ पे लेट सपोज इस साइड पे ये लंग्स हैं और इस साइड पे ये लंग्स है। क्लियर हो गई ये बात? अब ये जो आपका लेरिंग्स है ना, लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर आपके क्या मौजूद होते हैं? वोकल कार्ड्स, और वो वोकल कार्ड्स क्या बनाते हैं? आवाज बनाते हैं। इसलिए इस लेरिंग्स को हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स, क्योंकि इसमें साउंड आवाज बॉक्स। पैदा होती है। लेरिंग्स के अंदर वोकल कार्ड होते हैं और वो वोकल कार्ड जब बजते हैं तो उनसे आवाज पैदा होती है, तो इसलिए हम लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो ये जो वोकल कार्ड है, इनके पास नर्व आए हुए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है, ये नीचे से होके आते, इसलिए इनको हम रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कहते हैं, कि देखो यहाँ से ये इस तरह करके आते हैं। समझ आई या नहीं आई? यस सर। तो ये जो नर्व है, ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। अब देखो, किसी बंदे को यहाँ पे लंग्स के अंदर ट्यूमर हो गया, तो ये ट्यूमर इस रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा? इरिटेट करेंगे, यस, कंप्रेस करेंगे। तो जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व काम नहीं करेगा, इसके अंदर इम्पल्सेस नहीं जा पाएंगी क्योंकि ये इरिटेट हो रहा है, तो क्या वोकल कार्ड के पास नर्व की सप्लाई होगी? नो सर। तो क्या वोकल कार्ड आवाज पैदा करेंगे सही तरीके से? नो। नहीं करेंगे, तो इस बंदी की आवाज खराब हो जाएगी, आवाज बैठ जाएगी। आवाज के बैठ जाने को हम हॉर्सनेस कहते हैं। आपने कभी बहुत ज्यादा नारे लगाए हो शादी ब्याह में, तो अगली सुबह आपकी जो है आवाज बैठ गई हो, तो इसको हम, ये बेसिकली हॉर्सनेस कहलाती है। ठीक है, तो ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की कंप्रेशन की वजह से आवाज इन लोग की बैठ सकती है। और आपको केस बना के दे सकता है कि एक बंदा है, वो पल्मोनरी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का पेशेंट है, और अब वो आया है और अब कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी आवाज बैठ गई है। तो बताओ ये किस वजह से हुआ होगा? तो ये किस वजह से हुआ है? ड्यू टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेशन। समझ आई है ना? यस सर। इसके बाद इफ्यूजन हो सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देखो, लेट सपोज अगर यहाँ पे किसी बंदे को ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, तो लंग के इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं? प्लूरा मौजूद पेराइटल। होते हैं ना, और विसरल प्लूरा। तो ये जो कैंसर है, ये पेराइटल और विसरल प्लूरा, इस पे विसरल प्लूरा को इरिटेट करेगा, और इस इरिटेशन के नतीजे में यहाँ पे प्लूरल कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। इसी तरह हार्ट के इर्द गिर्द भी कैविटी होती है, जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारा फ्लूइड जमा हो सकता है ड्यू टू इरिटेशन, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल और प्लूरल इफ्यूजन भी एज ए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन थे। कॉम्प्लिकेशन की समझ आई है? यस सर। जो हार्नर सिंड्रोम है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज भी अब आगे जाके पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? बाकी मैंने आप लोगों को बता दी। अब टाइप्स लंग कैंसर की अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए, तो दो किस्म के लंग कैंसर है। एक को हम स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं, एक को हम नॉन स्मॉल सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल सेल हैं, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, छोटी चीज जो है वो बहुत एग्रेसिव होती है। और जो नॉन स्मॉल सेल हैं, ये लेस एग्रेसिव है। फिर नॉन स्मॉल सेल की आगे कितनी टाइप्स हैं? तीन। एस से क्या हो गया? स्क्वामस। स्क्वामस। ए से क्या हो गया? एडिनो एडिनो। और कार्सिनोमा। एल से क्या हो गया? लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो एस, ए, एल, ये तीन किसकी टाइप्स हैं? नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा की टाइप है, और ये लेस एग्रेसिव है, ये तीनों। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। सर इसको नॉन स्मॉल सेल को मतलब लार्ज सेल कार्सिनोमा तो कोई कह सकते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो, ये हमने इनके साइज के हिसाब से इनको डिवाइड नहीं किया। स्मॉल सेल, ठीक है, इसमें जो सेल्स होते हैं कैंसर सेल, ये स्मॉल होते हैं, लेकिन और यहाँ पे नॉन स्मॉल सेल में जरूरी नहीं है कि उसमें स्मॉल हो या लार्ज हो, ये ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट हमने डिवाइड किया हुआ है। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है, ये वेरी एग्रेसिव है, ये इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते। जो नॉन स्मॉल सेल है, ये लेस एग्रेसिव है, ये अच्छा रिस्पांस देते हैं ट्रीटमेंट को। ठीक है, यस सर। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देखो, ये अगर आपका लंग्स है, ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, बल्कि ये अगर आपके लंग्स हैं,
तो लंग्स के अंदर जो ट्यूमर है ये सेंटर में भी हो सकता है, पेरिफेरी में भी हो सकता है। जैसे ये कैंसर जो है ये कहाँ पर है? सेंटर में है। ये लंग का सेंटर है ना ये। यस तो कुछ लंग कैंसर ऐसे हैं जो सेंटर में होते हैं, कुछ पेरिफेरी में होते हैं। तो जिनके नाम सीन से शुरू होते हैं, जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये क्या है? सेंट्रल है। सेंट्रल भी सीन से शुरू होता है, स्मॉल सेल और स्क्वामस भी सीन सीन से, तो इसे याद रखना है। और जो पेरिफेरल होते हैं, जैसे ये जो साइडों पे मौजूद होते हैं, जो कैंसर साइड पे होते हैं, तो ये क्या होते हैं? यूजुअली या एडिनो होते हैं या लार्ज सेल कार्सिनोमा होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द कैंसर इन द लंग हमने इसको दो में डिवाइड किया हुआ है। इज दैट क्लियर? यस सर अच्छा, अब हम आते हैं, ये जो ऊपर हमने चार टाइप्स पढ़ी ना, दो ये और दो ये, अगर इधर देखें तो एक ये और तीन ये, चार टाइप्स हमने पढ़ी ना। तो यस हम सर हर एक कैंसर को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा को ओट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो इसके सेल ओट की तरह नजर आते हैं। ओट मतलब जौ, उर्दू में जिसको हम जौ कहते हैं। ठीक है, तो ये स्मोकर्स में होता है। ये आपने कैसे याद रखना है? एस जो है ये सीन से शुरू होता है, स्मॉल। स्मोकर जो है ये सीन से शुरू होता है, और सेंट्रल भी होता है, तो सेंट्रल भी सीन से शुरू होता है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर स्मॉल सेल कार्सिनोमा स्मोकर्स में होता है और ये सेंटर में पाया जाता है। लोकेशन इसकी कहाँ है? सेंट्रल। सेंटर अब जब आप इस बंदे की इस कैंसर टिश्यू का सैंपल लेके इसकी बायोप्सी करोगे, यानी इसकी हिस्टोलॉजी देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसको हम कहते हैं बायोप्सी करना, तो इसमें आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि भाई ये कैंसर कौन से सेल्स का बना हुआ है? न्यूरो एंडोक्राइन सेल न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स की फिर बहुत किस्में हैं। कौन से न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स? कुलचित की सेल। कुलचिट्स की सेल। की सेल ठीक है, ये एक किस्म की न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है जिनको हम कुलचिट्स की सेल कहते हैं। और ये कुलचिट्स की सेल छोटे छोटे सेल्स होते हैं, डार्क ब्लू कलर के। तो ये उन सेल्स का बना हुआ कैंसर है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल्स के जिनको न्यूरोनल सप्लाई भी हो, और जो हार्मोनल इंडोक्राइनल सिक्रीशंस यानी हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हो। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिनको हम कुलचिट्स की सेल कहते हैं। ये इन सेल्स का कैंसर है। अच्छा, ये जो कुलचिट्स की सेल्स हैं, जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर लेट सपोज ये कुलचिट्स की सेल है ना, तो इसके अंदर क्रोमोग्लोबिन ए पॉजिटिव है ये, यानी इसके अंदर क्या मौजूद है? क्रोमोग्लोबिन। क्रोमोग्लोबिन क्या है? ये एक सिक्रेटरी प्रोटीन है। ये प्रोटीन इन सेल्स के अंदर मौजूद होता है। दूसरा, जब हम इनको देखते हैं कुलचुट्स की सेल को, तो भाई हमें पता चलता है कि इसके अंदर तो न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज भी मौजूद है, एनएसी। तो ये न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज पॉजिटिव भी है। न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज क्या है? ये एंजाइम्स है, एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम द न्यूरोएंडोक्राइन सेल। क्रोमोग्लोबिन ये क्या है? सिक्रेटरी प्रोटीन है। मजीद जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुलचिट्स की सेल के अंदर साइनेप्टोफाइजिन भी मौजूद है, एसपी। ठीक है, साइनेप्टोफाइजिन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं? वो जो प्री साइनेप्टिक वेसिकल था, देखो हमने पढ़ा था ना यस कि लिक्विड सेल हमारे हाँ पास, जो हाँ कि लेट्स सपोज मैं दोबारा से समझाता हूँ। हमें पता है कि भाई ये लेट सपोज अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं, वेसिकल्स के अंदर बंद होते हैं। जैसे एसिटाइल कोलिन इनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, मैं अंदर ए लिख देता हूँ, ए से एसिटाइल कोलिन। तो ये जो एसिटाइल कोलिन जिन वेसिकल्स के अंदर बंद है, जिन थैलों के अंदर बंद है, ये जो थैले हैं ये जिनके अंदर एसिटाइल कोलिन बंद है, इन तेलों की दीवारों के अंदर क्या मौजूद होता है? नॉर्मली ये मौजूद होता है साइनेप्टोफाइजिन। लेकिन ये इन कैंसरस सेल्स, ये जो कुलचिट्स की सेल्स हैं, इनके अंदर भी ये साइनेप्टोफाइजिन मौजूद होता है। साइनेप्टोफाइजिन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्मली प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स ऑफ द न्यूरॉन्स। लेकिन इन कैंसरस सेल्स में भी मौजूद होता है। तो ये आपके पास
जब आप बायोप्सी करोगे तो बायोप्सी रिपोर्ट में क्या लिखा आएगा कि भाई इस टिश्यू के अंदर जो आपने हमें भेजा था, बायोप्सी का जो सैंपल था, इसके अंदर तो कुलचिट्स की सेल्स हैं जो कि स्मॉल डार्क ब्लू सेल्स हैं, और इनके अंदर क्रोमोग्लोबिन ए भी मौजूद है, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज भी इन सेल्स के अंदर मौजूद है, और साइनेप्टोफाइजिन भी मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात? यस अब यस देखो, सर। चूंकि ये अनडिफरेंशिएटेड कैंसर है तो ये बहुत ज्यादा हाईली एग्रेसिव होता है। देखो, सेल्स जब बनते हैं ना, सेल्स जब बनते हैं तो ये डिवाइड हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक सेल है तो इसने आगे जाके मजीद डिवाइड होना है, और इसने आगे जाके इसने मजीद डिवाइड होना है, 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 इसने मजीद डिवाइड होना है। तो लेट सपोज अब ये सेल आगे डिवाइड नहीं होंगे तो ये सेल क्या कहलाएंगे? वेल डिफरेंशिएटेड। क्योंकि ये अब डिफरेंशिएट हो गए हैं। ये लेट सपोज स्क्वामस सेल हो गया है, ये कोई और सेल हो गया है, कार्टिलेजिनियस सेल्स हो गया है, ये बोनी सेल हो गया है, ये लेट सपोज कनेक्टिव टिश्यू का सेल हो गया। यानी ये वेल डिफरेंशिएटेड हो गए, इनको डिफरेंशिएशन हो गई है कि भाई ये किस किस्म का सेल होगा। लेकिन अगर ऊपर देखा जाए तो अगर मैं इस सेल के बारे में कहूं तो ये सेल डिफरेंशिएटेड है या अनडिफरेंशिएटेड है? ये अनडिफरेंशिएटेड है, क्योंकि इसने आगे जाके मजीद बच्चे देने हैं, और फिर उन्होंने, इनके बच्चों ने आगे मजीद बच्चे देने हैं, तो तब जाके ये डिफरेंशिएटेड होंगे। इनके जो नवासे होंगे वो डिफरेंशिएटेड होंगे। ये बताते खुद तो डिफरेंशिएटेड नहीं है ना। मैं नहीं कह सकता कि भाई ये एपिथेलियल सेल बनेगा, ये एपिथेलियल सेल है, या ये कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, या ये स्क्वामस सेल है। ये कौन सा सेल है? क्या मैं कह सकता हूँ? नहीं कर नो सर। नहीं कह सकते, क्योंकि इसने आगे जाके डिवाइड होना है बहुत ज्यादा। तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, चूंकि इन्होंने क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है, इनकी आबादी बढ़नी होती है, तो इसलिए अगर कोई कैंसर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का कैंसर हो, यानी इन सेल्स में अगर कैंसरस हो जाए, कैंसर हो जाए, तो ये सेल, ये कैंसर क्या होगा? हाईली एग्रेसिव होगा, बहुत ज्यादा बच्चे देगा। तो यहाँ पर भी चूंकि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का कैंसर है, इसलिए ये वेरी एग्रेसिव होता है, मेटाटिकली एक्टिव होता है, इन्हें डिवाइड 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 बच्चे दे रहा होता है। क्लियर सर हो गई ये पोलली बात? डिफरेंशिएट भी कह सकते हैं ना? हाँ, पूर्ण डिफरेंशिएटेड भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अब ये सिंड्रोम्स करवाता है मुख्तलिफ, यानी ये जो कुलचिट्स की सेल्स हैं ये क्या करवाते हैं? मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एसीटीएच रिलीज करता है। तो अगर एसीटीएच बहुत ज्यादा रिलीज होगा कुलचिट्स की सेल से, तो बॉडी के अंदर एसीटीएच ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर। और एसीटीएच किसको स्टिमुलेट करेगा? यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ग्लैंड्स को। कि जो कुलचिट्स की सेल्स हैं, लेट्स सपोज ये कुलचिट की सेल है, इससे बहुत ज्यादा एसीटीएच रिलीज हो रहा है। एसीटीएच जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड से बहुत ज्यादा क्या बनेगा? कार्टिसोल। कार्टिसोल। और जब बहुत ज्यादा कार्टिसोल आपकी बॉडी में रिलीज हो, दिस इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। तो एक तो इन लोगों को कुशिंग सिंड्रोम हो सकती है। दूसरा, ये जो कुलचिट्स की सेल है ये क्या रिलीज कर सकते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच। तो जब बहुत ज्यादा एडीएच इनसे रिलीज होगा तो इससे कौन सा सिंड्रोम होता है? SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्लियर हो गई ये बात? तो एक यस। कुशिंग सिंड्रोम हो गया, एक सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हो गया। तीसरा क्या हो सकता है? देखो, मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया था, लेट्स सपोज ये आपका मसल है ना, तो आपकी मसल की जो कंट्रेक्शन होती है वो कैसे होती है कि इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या आता है? इम्पल्स आता है। और इस इम्पल्स के नतीजे में यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल होते हैं ये ओपन होते हैं, और कैल्शियम चैनल के ओपनिंग के नतीजे में कैल्शियम अंदर जाता है। और जब कैल्शियम अंदर जाता है तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स मौजूद होते हैं वो रप्चर होते हैं, और उनसे क्या रिलीज होता है? स्टाइलकोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन आपके मसल को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका मसल क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है। लेकिन ये जो
कुलचिट्स की सेल होते हैं, कैंसर सेल होते हैं, लेट सपोज ये कुलचिट्स की सेल है, तो ये एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। किसके खिलाफ एंटीबॉडीज? ये जो आपका कैल्शियम चैनल है इसके खिलाफ, प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल। तो जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और ये एंटीबॉडीज जाके इन प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल को डैमेज करती हैं, तो अब क्या कैल्शियम अंदर जा सकेगा? नो सर। ऐसा जब कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो क्या एसिटाइल कोलिन रिलीज हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। तो क्या मसल स्टिमुलेट हो सकता है? नो सर। तो क्या कंट्रैक्शन सही तरीके से हो सकती है? नो सर। तो इससे मसल वीकनेस होगी, मसल सही काम नहीं करेंगे। इसको कहते हैं लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम। यस सर। लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम क्यों होता है? बिकॉज जो कुलचिट्स की सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल। समझ आइए? यस सर। इसके अलावा ये जो कुलचिट्स की सेल हैं, दे आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूरॉन्स। जैसे ये कुलचिट्स की सेल है, इसने ये एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनाई? न्यूरॉन्स के खिलाफ। तो लेट सपोज ये ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन मौजूद होते हैं ना, ऐसा आपका यस ब्रेन सर। न्यूरॉन से बना है। तो न्यूरॉन के अंदर ब्रेन डैमेज हो जाएंगे, स्पाइनल कार्ड के अंदर जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो जाएंगे, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा? इस बंदे को एनसेफेलाइटिस होगा, अगर ब्रेन के अंदर न्यूरॉन डैमेज हो जाए। ठीक है। इसके अलावा सब एक्यूट सेरिबेलर डिजेनरेशन होगी, पेरानियोप्लास्टिक माइलाइटिस होगा, वगैरह वगैरह। तो ये इन एंटीबॉडीज की वजह से होगा। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैंसर क्यों हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इस जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर जो नॉर्मली एक जीन मौजूद होता है जिसका नाम क्या है? माइक ओन्कोजीन। क्या नाम है? माइक है इनको जी। नाइट्रोअनकोजिन। ये नॉर्मली मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है? सेल की प्रोलाइफरेशन यानी सेल की आबादी और ग्रोथ को कंट्रोल करना। तो